हेलो दोस्तों। आज हम बात करने आए हैं उन तीन कृषि कानूनों के बारे में जिन पर आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। किसी भी न्यूज़ चैनल पे जाकर देखें तो उसी के बारे में बात हो रही है। किसान जो है दिल्ली को पूरा घेर के बैठा हुआ है। हज़ारों की तादाद में घेर के बैठा हुआ है। 40 दिन से बैठे हुए हैं। एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान और सरकार के बीच में 8 दौर की वार्ताएँ हो चुके हैं जो कि विफल हो चुकी हैं। तो क्या है इन कानूनों के अंदर? ऐसा क्या है जिसको सरकार तुली हुई है इन कानून को पास लागू करने के लिए? और किसान जो है बोले कि इन कानूनों को वापस लो। किसान बार-बार कह रहे हैं कि काले काले कानून वापस लो। सरकार बार-बार कह रही है कि आपको इन कानूनों के किन मुद्दों पर आपको संशय है या आपकी चिंता है, तो उन मुद्दों पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ये जो कानून है, तो वापस लेना बेसिकली कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इस तरह से एजिटेशन से अगर सारे के सारे कानून अगर वापस होने लगे, तो शायद ही पार्लियामेंट कभी कोई कानून बना सके। तो देखते हैं ये 3 कानून कौन-कौन से हैं, कैसे हैं? तो ये 3 कानून जो हैं, ये है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस कानून के मुताबिक ये किसानों को एक प्लेटफ़ॉर्म देता है कि वो अपनी फसल जो है एपीएमसी मंडी के अलावा कहीं पर भी जाके बेच सके। अभी तक क्या होता था कि किसान जो है अपनी फसल जो है एपीएमसी के अलावा कहीं बेच नहीं सकता था। अगर उसकी फसल कोई बाहर खरीद रहा है, तो बेसिकली वो अपराध करता था, चोरी-छुपे ठीक है होता था, लेकिन कानून के रूप में नहीं था। अभी की सरकार ने क्या किया कि इसको एक कानूनी रूप दे दिया है कि किसान जो है अपनी फसल एपीएमसी मंडी के बाहर भी जाके बेच सकता है। दूसरा है फ्रीडम टू सेल एनीवेयर इन द कंट्री व्हेरेवर प्राइसेस आर मोर। इससे होता है कि मान लीजिए किसान एक उत्तर प्रदेश में है, उसकी फसल का प्राइस बैंगलोर में बहुत ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि बैंगलोर में उस तरह की फसल हो नहीं सकती कुछ नेचुरल कंडीशंस की वजह से। तो उत्तर प्रदेश का किसान अपनी फसल जाके बैंगलोर में बेच सकता है अपनी, वहाँ पे उसको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। इसके अलावा क्या था कि पहले जो एपीएमसी जो मंडीज़ हुआ करती थी, उसमें जो फसलें खरीदते थे किसानों से, किसानों की जो प्रोड्यूस को खरीदता था, वो होता था कमीशन एजेंट। ये जो कमीशन एजेंट होते हैं बेसिकली क्या होता है, दे आर रजिस्टर्ड एज़ पर द एपीएमसी एक्ट। उनको एक ऑथराइज़ेशन मिला होता है कि वो किसानों से उनकी प्रोड्यूस को खरीदें, उसके बाद जाके आगे एफसीआई वगैरह को बेच दें। अभी नए कानून के हिसाब से क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन नंबर है, वो किसान की फसल खरीद सकता है। तो किसानों की जो डिपेंडेंसी थी, किनके ऊपर? कमीशन एजेंट्स के ऊपर, वो अभी खत्म हो गई है। चौथा फायदा जो सरकार बताती है कि डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन। अभी तक क्या था कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ एपीएमसी में, वो डिस्प्यूट किस-किस के बीच में हो सकता है? किसानों और कमीशन एजेंट्स के बीच में हो सकता है, 2 किसानों के बीच में हो सकता है, 2 कमीशन एजेंट्स के बीच में हो सकता है, या किसान को अपनी फसल का पूरा पैसा नहीं मिला, किसी भी तरह का विवाद हो, तो उसमें बेसिकली वो कमीशन एजेंट्स की दया पर ही निर्भर रहता था। अगर कोई ताकतवर किसान है तो शायद लड़के अपना हक ले ले, अगर कोई बेचारा गरीब किसान है, तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, उसको सिर्फ अपनी नुकसान ही सहना सहना पड़ेगा। लेकिन जो नए कानून हैं, उसमें क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है बिटवीन किसान एंड ट्रेडर, तो उस केस में क्या है कि वो डिस्प्यूट जाएगा एसडीएम के पास। एसडीएम 30 दिन में उस डिस्प्यूट का निपटारा करेगा। अगर कोई भी पार्टी एसडीएम के सॉल्यूशन से नाखुश है, तो उसकी एक अपील कर सकता है कलेक्टर के पास या फिर एडिशनल कलेक्टर के पास, जो वो एडिशनल कलेक्टर्स जो है कलेक्टर एम्पावर करेगा उसको इस तरह की अपील सुनने के लिए। तो वहाँ जाके वो 30 दिन में इसका निपटारा कर सकता है और कलेक्टर का जो भी आदेश रहेगा वो दोनों पार्टीज़ का मान्य रहेगा। सबसे बड़ी बात जो इन एक्ट्स के अंदर है वो ये है कि हेवी पेनल्टीज़ आर ऑन द बायर। जो खरीदार है, जो ट्रेडर है, उस पे पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा है अगर उसने कानून का उल्लंघन किया, और लिमिटेड पेनल्टीज़ ऑन द फार्मर। फार्मर के बहुत ही लिमिटेड पेनल्टी है, और वो जो लिमिटेड पेनल्टी है बेसिकली जो उसका खर्चा है वो वहीं तक सीमित है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये फ़ायदे हो गए। तो पहला फ़ायदा है कि भई
किसानों को एक मौका मिला है कि अपनी जो फसल है, अपनी जो प्रोड्यूस है, वो मंडी के एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर जहाँ भी उसको अच्छा दाम मिल रहा है, वहाँ जाके बेच सके। खरीदार को फ़ायदा ये है कि उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपना अगर उसके पास पैन कार्ड भी है, तो वो किसान की फसल खरीद सकता है। डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन के लिए वो जिले के अंदर एसडीएम और कलेक्टर के पास जाके जो है, अपने डिस्प्यूट का निपटारा कर सकता है। और जो पेनल्टीज़ हैं, वो बायर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, तो जो ट्रेडर्स हैं, बेसिकली वो भी इन कानून का उल्लंघन करने से बचेंगे, कोशिश नहीं करेंगे कि इन कानूनों का मिसयूज़ किया जाए। तो ये तो फ़ायदे हो गए, लेकिन किसान फिर भी नाखुश है। वो किसान नाखुश क्यों है? या किसानों का एक वर्ग नाखुश है, वो किसानों का एक वर्ग नाखुश क्यों? उसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे अगर ये नए 3 कानून जो बने हैं, अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो एपीएमसी लॉ ऑफ द स्टेट है, इट विल बी अबॉलिश्ड। वो धीरे-धीरे एपीएमसी की जो इम्पोर्टेंस है, वो खत्म होती रहेगी और हो सकता है कि आने वाले 4 या 5 साल के अंदर एपीएमसी में कोई भी किसान अपनी सब्जी बेचने और अपना फसल बेचने के लिए ना जाए। दूसरा ये है कि नो गारंटी ऑफ एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान की फसल के लिए। जब किसान एपीएमसी में अपनी फसल बेचने के लिए जाता है, तो उसको एक गारंटी रहती है कि भाई इससे नीचे उसकी फसल नहीं बिके, इससे नीचे उसकी फसल नहीं बिकेगी, इसके ऊपर ही फसल बिकेगी। इस तरह की गारंटी जो नए जो प्रोविजंस है, नए नए जो कानून है, उसके अंदर नहीं है। तीसरा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो पहले क्या था कि सिविल कोर्ट का भी रास्ता निकाल सकते थे। अभी क्या है कि वो डीएम, एसडीएम स्तर तक ही सीमित रह गया है। अब डीएम, एसडीएम क्या होता है? सरकार के नुमाइंदे होते हैं। सरकार के नुमाइंदे तो अगर सरकार से कोई आदेश आया कि भैया आपको इस तरह से ही इनका निपटारा करना है, तो वो ना चाहते हुए भी उनको निपटारा उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो लोग नौकरी से जाएँगे फिर वो। तो बेसिकली इसमें क्या है, अगर ज्यूडिशरी अगर यहाँ पे प्ले करती है अपना रोल, तो ज्यूडिशरी के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। ज्यूडिशरी इज़ अ इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम का इंटरवेंशन है, तो एक 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 ये नुकसान है। जो चौथा नुकसान है कि जो एपीएमसी मंडीज़ हैं, जब किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडी में लेके जाता है, तो वहाँ पे कई तरह के टैक्सेस लगते हैं किसान की फसल के ऊपर। तो उससे होता क्या है कि किसान को जो मान लीजिए ₹100 मिलने चाहिए थे, टैक्सेस के बाद हो सकता है कि उसको ₹95 ही मिले। अब वो ₹95 क्या-क्या हो सकते हैं? वो जो 95 मिले उसमें जो कटी है वो क्या-क्या है? उसपे कमीशन एजेंट का अपना टैक्स है, रूरल डेवलपमेंट चार्जेस के अपने अलग टैक्सेस हैं और कोई सरकार ने कोई सेस वगैरह लगाया होगा तो वो अलग टैक्सेस होंगे। और इस तरह के जो टैक्सेस हैं, नए कानूनों में जो नई जगह जाके किसान अपनी फसल बेचेगा, वहाँ पे इस तरह के टैक्सेस नहीं हैं। तो जब किसान को बाहर जाके पैसा ज़्यादा मिलेगा तो एपीएमसी में क्यों बेचने के लिए आएगा? तो वही है, जब हम बात कर रहे थे कि धीरे-धीरे एपीएमसी की जो इम्पोर्टेंस है खत्म होती रहेगी। हो सकता है अगले आने वाले 4 या 5 साल के अंदर एपीएमसी खत्म हो जाए। तो वहाँ पे जो कमीशन एजेंट्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके उनके फ्यूचर का क्या होगा? इसलिए उन लोग को बहुत बड़ी चिंता हो रही है। तीसरा है कि ये जो दूसरा कानून है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, ये वाला। ये कानून को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में क्या है कि एक स्पॉन्सर रहेगा जो कि फसल को खरीदेगा और एक सेलर रहेगा जो कि किसान रहेगा। तो फार्मर और स्पॉन्सर के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। उस एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग कैसे होगी? भाई किसान के पास तो कोई लॉयर है नहीं बड़े-बड़े और उसको कानून की नॉलेज भी नहीं है और जो स्पॉन्सर है हो सकता है उसके पास बड़े-बड़े लॉयर हों, उनके पास कानून की नॉलेज अच्छी हो, तो कुछ इस तरह की ड्राफ्टिंग कर दें कि बेचारा किसान फँस जाए पूरा। सारे के सारे राइट्स वो अपने प्रोटेक्ट कर ले और किसानों के सारे राइट्स को जो है खत्म कर दे। तो एक ऐसी संभावना हो सकती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हो सकता है कि वो किसान के फेवर में ना हो। तो एक चैलेंज ये भी है। दूसरा है कि जैसे बताया गया कि कोई भी ट्रेडर जिसके पास पैन कार्ड है वो किसान की फसल बाहर ओपन मार्केट में जाके खरीद सकता है। तो इससे क्या होगा कि आदमी की जो रिलायबिलिटी है, जो ट्रेडर की रिलायबिलिटी, हो सकता है फसल ले ले, हो सकता है किसान के साथ कुछ ऐसा कर दे जो उसको नहीं करना चाहिए। तो उसको फिर बाद में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। पैन कार्ड इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ एड्रेस प्रूफ। अगर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसकी गारंटी रहेगी, उसकी फीस होगी वहाँ पे,
रजिस्ट्रेशन फी वगैरह जमा करेगा, तो एक विश्वसनीयता बढ़ती है ट्रेडर्स को लेके। नए कानून के हिसाब से जो जो ट्रेडर्स हैं, उनमें विश्वसनीयता बेसिकली वो उस तरह की नहीं है। तीसरा जो है एक्ट एसेंशियली कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें क्या है कि बेसिकली जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, ये 1955 में बनाया गया था। इसका पर्पज़ ये था कि जो बड़े-बड़े साहूकार हैं, बड़े-बड़े जो होलसेलर है, वो अपने यहाँ सामान का भंडारण नहीं कर सकते। मतलब अपने यहाँ पूरी की पूरी उन्होंने सब जो भंडारण कर लिया, सप्लाई रोक दी, मार्केट में आके डिमांड बढ़ी, तो उसके प्राइस बढ़े, तो उसके बाद फिर उन्होंने धीरे-धीरे निकलना चालू किया। तो उस तरह को बेसिकली रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक छोटा-सा प्रोविज़न डाल दिया कि जो बायर है, जो स्पॉन्सर है, वो अपने आप भंडारण कर सकता है। किन कंडीशन में नहीं कर सकता? भंडारण अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है जहाँ पर उनको रोका गया है कि आप भंडारण नहीं कर सकते। वो कंडीशंस ये हैं, अगर देश युद्ध की स्थिति में है किसी के साथ, देश में अकाल पड़ रहा है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस 4-5 कंडीशंस हैं, मुझे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को जब मैं ब्रीफ करूँगा तो उसमें पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें कोई भी जब कोई नई चीज़ आती है, तो उसके प्लस भी होते हैं, उसके माइनस भी होते हैं। प्लस को अडॉप्ट करने वाले बहुत से लोग हैं, माइनस को अडॉप्ट करने वाले वो लोगों में शंका बनी रहती है। लेकिन रास्ता यही होता है कि जो माइनस वाले पॉइंट्स हैं, उनसे कैसे बचा जाए या फिर उनको कैसे कंपेंसेट किया जाए, कोशिश यही रहनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन पेनल कोड बना आईपीसी, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनको गाँव के बड़े-बड़े रसूखदार लोग जो बोलते थे, उन्होंने उनको फिर तो वो उसका विरोध करने लगेंगे कि साहब ऐसा कैसे? आप फांसी की सज़ा कैसे दे सकते हो? 10 साल की सज़ा कैसे दे सकते हो? हम तो नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है कि जब कोई कानून बनता है, किसी को नुकसान होता है, किसी को फ़ायदा होता है। लेकिन जिसको नुकसान हो रहे होते हैं, उसको समझना पड़ेगा कि उससे वो कैसे बचे। तो ये चीज़ है कानून। अब हम बात करते हैं अलग-अलग कानून्स के बारे में। अलग-अलग जो लॉज़ जो पास हुए हैं, वो क्या हैं? तो चलिए, तो जो सबसे पहला जो कानून है, वो ये है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसका जो बेसिकली पर्पस है, टू क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम where farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers produce। तो क्या मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जहां पर फार्मर्स और ट्रेडर्स को एक फ्रीडम दी जाए कि वो किसी का भी माल परचेज कर सकते हैं, किसी वो कहीं पर भी जाके अपना माल को सेल कर सकता है, बेच सकता है। बाकी दिस एक्ट में भी कॉल्ड है, इसके एक्ट का नाम जो है ये दिया हुआ है, ये सेक्शन 1 के अंदर जो कि जनरली सभी एक्ट्स में लिखा होता है। इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 5th डे ऑफ जून 2020। बेसिकली एक सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया था, इसलिए इसका जो डेट है 5th डे ऑफ जून 2020 है। बाद में आप देखेंगे तो उस ऑर्डिनेंस को रिपील कर लिया जब ये एक्ट हमारा एनफोर्स हो चुका है तो। और ये एक्ट हमारा जो एनफोर्स हुआ था 24 सितंबर 2020 में वो एनफोर्स हुआ था। जिस दिन ये एनफोर्स हुआ उस दिन से जो ऑर्डिनेंस सरकार ने पास किया था 5 जून 2020 को, उसको रिपील कर लिया, उसको विथड्रॉ कर लिया। अब इस एक्ट के अनुसार बेसिकली क्या है, एक संभावना ये बनती है कि जैसे ई-कॉमर्स का आजकल ज़माना है। अभी इस चीज़ को हो सकता है कि आने में टाइम लग जाए, इसको अडॉप्ट करने में टाइम लग जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को समझने में किसानों को समय लगेगा। हो सकता है इस जनरेशन में नहीं तो नए जो जनरेशन आएगी, वो इस चीज़ को समझ सके। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म क्या है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देना, जहाँ पे किसान अपनी फसल को डिस्प्ले कर सके कि उसके पास इतनी ये एक्स फसल है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, उसका इतना प्राइस इसने रखा है, मिनिमम प्राइस। तो जब वो बायर होगा वो उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगा, उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाने के बाद वो देखेगा कि अच्छा इसके पास एक्स फसल है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, इतना प्राइस है, तो हो सकता है कि मल्टीपल बायर्स हों तो उसमें बोली लगाएँ। तो वो जो किसान का जो मिनिमम प्राइस था, जैसे शेयर परचेज़ करते हैं ना, कि एक बोली लगती है,
ऐसे किसान की फसल पे एक बोली लगेगी और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बोली लगाने वाला होगा, वो उस फसल को खरीद लेगा। तो ये एक अपने आप में अलग से क्रांति हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इंटर-स्टेट ट्रेड्स। ये पहले क्या था कि जो किसान था अपनी फसल जो है केवल एपीएमसी मंडी में जाके बेच सकता था। अभी वो 2 राज्यों के बीच में भी अपनी ट्रेडिंग कर सकता है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का किसान मध्य प्रदेश में जाके फसल बेचे, मध्य प्रदेश का किसान महाराष्ट्र में जाके फसल बेचे, महाराष्ट्र का किसान कर्नाटका में जाके फसल बेचे और कर्नाटक का किसान उत्तर प्रदेश में आके फसल बेचे। तो वो जो बंदिशें थी ड्यू टू एपीएमसी एक्ट, वो खत्म कर दी गई। इंट्रा-स्टेट ट्रेड, इंट्रा-स्टेट ट्रेड का मतलब है कि विद इन स्टेट उत्तर प्रदेश का किसान जहाँ पे वो रह रहा है, हो सकता है किसी दूसरे जिले में जाके अपनी फसल को बेच दे। पहले क्या था कि अगर किसान एक जगह रह रहा है, तो उससे संबंधित जो एपीएमसी मंडी है, वहीं पे जाके फसल बेच सकता था। हो सकता है कि वहाँ पे उस जो कमीशन एजेंट्स हैं, उसको अच्छा प्राइस ना दे रहे हों, तो उसको दूसरी मंडी में जाके बेच सकता है। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों का प्रोविज़न है इसके अंदर। इसके बाद ट्रेड एरिया की बात आती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ट्रेड एरिया मीन्स एनी एरिया और लोकेशन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्शन एंड एग्रीगेशन इंक्लूडिंग, मतलब कोई भी जगह जहाँ पे प्रोडक्शन हुई है, मतलब वो खेत भी हो सकता है किसान का। कोई भी जगह जहाँ पर जो किसान की उपज है, प्रोड्यूस है, उसको इकट्ठा किया गया हो, तो वो चीज़ें क्या। और इसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड किया है? फार्म गेट्स, मतलब खेत, खेत पर ही जो है, किसान का जो खेत है, उधर ही फसल उसने बेच दी और जो स्पॉन्सर है, वो अपना फसल लेके, जो ट्रेडर अपना फसल लेके चला गया। फैक्ट्री प्रीमाइसेस में भी जाके बेच सकते हैं, वेयर हाउसेस में भी जाके बेचते हैं। बहुत से बड़े-बड़े लोगों ने वेयर हाउसेस खोल रखे हैं। साइलोज़ हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गए, जहाँ पे फल सब्जियाँ वगैरह सीज़न के हिसाब से स्टोर करके रखते हैं। तो किसी भी जगह जाके जो ट्रेड एरियाज़ हैं, बेसिकली बहुत वास्ट एरिया हो चुका है। पहले सिर्फ़ एपीएमसी हुआ करता था, अभी वो ट्रेड एरिया में आपके बहुत वास्ट हो गया, फार्म गेट्स हो गए, फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गई, वेयर हाउसेस हो गए, साइलोज़ हो गए, तो इस तरह के एरिया जो ट्रेडिंग का वो बढ़ गया है। अब दूसरी बात आती है चैप्टर नंबर 2, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। इसमें चैप्टर नंबर 2 की अगर एक सार निकाले तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो किसान है, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन अ ट्रेड एरिया। अच्छा, ये बार-बार हम जो बात कर रहे हैं फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड मतलब व्यापार, हिंदी में अगर इसको देखें तो कॉमर्स मतलब वाणिज्य। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है एक्स, उसे न ए उसे उसे ए ने खरीदा ₹10 में, आगे बी को बेच दिया ₹12 में। तो एक ये ट्रेडिंग हुई, ए और बी के बीच में ट्रेडिंग हुई। फिर बी ने उसी माल को आगे बेच दिया ₹14 में या ₹15 में सी को। तो बी और सी के बीच में एक ट्रेडिंग हुई। लेकिन जब कॉमर्स इसमें जब जुड़ता है, कॉमर्स का कॉस्ट, फॉर एग्जांपल ए और बी में जो कॉस्ट कितना बढ़ा? करीब दो रुपए, 12 की 14 में बेची। बी और सी में कॉस्ट कितना बढ़ा? करीब क्या नाम है, ₹1, क्योंकि 12 और 3 15। तो टोटल मिला के जो ट्रेडिंग हुई, वो ट्रेडिंग हुई ₹2 की ट्रेडिंग इधर हुई और ₹1 की ट्रेडिंग उधर हुई, टोटल मिला के ₹3 की ट्रेडिंग हुई। लेकिन जब इसमें बाकी खर्चे और जोड़ दें, कमर्शियल खर्चे, फॉर एग्जांपल ए ने माल उठाया, बी के पास भेजा, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ दिया, बीच में जो इंस्पेक्शन कॉस्ट हुआ था उठाने से पहले वो जोड़ दिया, स्टोरेज कॉस्ट जोड़ दिया। जब इस तरह के जो एंसिलरी कॉस्ट होती हैं, जब उसको जोड़ दिया जाता है, तो फिर वो बन जाता है कमर्शियल कॉस्ट उसकी। ट्रेडिंग कॉस्ट अलग है, कमर्शियल कॉस्ट अलग है। तो इसलिए इसको अलग-अलग दिया गया है, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन अ ट्रेड एरिया। ट्रेड एरिया की बात की थी व्हिच इंक्लूड्स फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, वेयर हाउसेस, साइलोस, कोल्ड स्टोरेज और एनी अदर स्ट्रक्चर और प्लेसेस। तो ये अपने किसान भाइयों को फ्रीडम मिल गया। दूसरा है जो हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है एपीएमसी मंडी खत्म ही हो जाए और जो आज की जो केंद्र सरकार है, उसका जो सपना है 2022 तक किसानों को आय को दुगना करना, तो हो सकता है कि वो सपना
बहुत जल्दी साकार हो जाए। इसमें वही था जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर एक किसान अपनी फसल को डिस्प्ले कर सकेगा, उसके प्राइस डिस्प्ले कर सकेगा, उसकी क्वांटिटी डिस्प्ले कर सकेगा और जो ट्रेडर्स हैं, उस किसान की जो प्रोड्यूस को देख के बोली लगाएँगे, उसके बाद जिसकी हाईएस्ट बोली होगी वो उसको जो परचेज़ करके ले जाएगा। तीसरा आता है इसमें डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसमें डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ फार्मर और वो डिस्प्यूट अपने आप में क्या नाम है, वो डिस्प्यूट जो है अपने आप में सुलझ नहीं पाया। जब इस तरह के जब केसेज़ आते हैं तो वो डिस्प्यूट जाता है किसके पास? सीधा जिले के एसडीएम के पास। जिले का जो एसडीएम है, एक कॉन्सोलिएशन बोर्ड बनाएगा। कॉन्सोलिएशन बोर्ड के पास वो डिस्प्यूट को रेफर कर देगा और वो कॉन्सिलिएशन बोर्ड 30 दिन में अपनी रिपोर्ट अपना जो भी डिसीजन है, अपने फैक्ट फाइंडिंग्स है, एसडीएम को सबमिट कर देगी और पार्टीज़ को बता देंगे। उसके अगर पार्टीज़ जो हैं, मतलब ट्रेडर और अपना किसान, वो फैक्ट फाइंडिंग से अगर संतुष्ट नहीं है तो एसडीएम फिर उसका खुद संज्ञान लेगा। उसके बाद पूरे दोनों पक्षों को सुनेगा, सुनने के बाद एक अपना निर्णय दे देगा। तो दोनों पार्टी उस निर्णय से खुश है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर वो एक अपील में जा सकते हैं कलेक्टर के पास या फिर एडिशनल कलेक्टर के पास। एडिशनल कलेक्टर इज़ बेसिकली एम्पावर्ड बाय द कलेक्टर टू डू सच काइंड ऑफ हियरिंग। इस तरह की हियरिंग को सुनने के लिए एडिशनल कलेक्टर को एम्पावरमेंट की दी जाती है, जो कि जिले का कलेक्टर देता है उसको। उसको भी फिर वो 30 दिन में सुनना पड़ेगा, उसके बाद जो है, जो भी निर्णय रहेगा वो फाइनल रहेगा। अब ये एक है जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म खोल सकता है, इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर सकता है किसानों और ट्रेडर्स को। उसको उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर वो कुछ नियम, कायदे, कानून को वायलेट कर रहा है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है और कैंसल भी हो सकता है, उसका प्रोविज़न है। और फिर अगर उसमें जो भी जिसका भी लाइसेंस कैंसल हुआ है या सस्पेंड हुआ है, वो एक अपील में जा सकता है और अपील के बाद अगर छूट गया तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है सस्पेंड कर दें लाइसेंस। अब पेनल्टीज़ की बात आती है। पेनल्टीज़ यहाँ पे बेसिकली क्या है, 2 तरह की पेनल्टीज़ हैं। एक है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, दूसरा है सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। दोनों में पेनल्टीज़ अलग-अलग है। अगर ट्रेडर और फार्मर के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ और इसमें पता लगा कि ट्रेडर की गलती है, ट्रेडर ने कुछ ऐसा किया जो उसको नहीं करना चाहिए था और उसके लिए फार्मर को बहुत नुकसान पहुँचा, तो एक पेनल्टी है व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, जो कि 25,000 रुपए से कम नहीं होगी और 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। और इस तरह की अगर पेनल्टी जो है, जो अपना क्या बोलते हैं, फार्मर है या फिर क्या नाम है, अपना जो ट्रेडर है, वो उसको कंटिन्यू करेगा तो एवरी डे 5,000 उसको बढ़ता रहेगा जब तक कंटिन्यू करेगा। तो हेवी पेनल्टीज़ हैं इस एक्ट के अनुसार। दूसरा है, जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म की, अगर वहाँ से कुछ गड़बड़ होती है, तो जो भी ओनर है उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांज़ैक्शन प्लेटफ़ॉर्म का, उस पे बहुत हेवी पेनल्टी है। वो पेनल्टी कितनी है? मिनिमम 50,000 रुपए है, व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक जा सकती है। Shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend up to 10 lakh rupees. तो ये जो व्यक्ति है हु इज रनिंग अ प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, उस केस में इसको हैवी पेनल्टी है अगर वो कायदे कानून को नहीं मान रहा है तो। इसके अलावा चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ओवर राइडिंग पावर दी गई है। इसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, ये एक स्टेट का विषय है, स्टेट लिस्ट में है, लेकिन
इस सेम सब्जेक्ट को एक कॉन्करेंट लिस्ट शेड्यूल 33 में भी डाल दिया है। अब होता क्या है कि जब ये स्टेट सब्जेक्ट है तो अपने-अपने राज्यों को कृषि कानून बनाने का अधिकार है, अपने-अपने राज्य की कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन अगर कोई उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है, उसी विषय पे अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया है, तो केंद्र सरकार का जो कानून है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के कानून को ओवरराइड कर देगा। ये भी एक्चुअली क्या हुआ था बहुत नेहरू जी के टाइम में ही हुआ था, इसको बाद में ऐड किया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर संविधान में 3 लिस्ट होती है, वो एक होती है स्टेट लिस्ट, वो सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर स्टेट कानून बना सकती है। एक होती है यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसपे स्टेट और राज्य केंद्र दोनों लोग ही कानून बना सकते हैं। लेकिन जो केंद्र का कानून है, वो ओवरराइड कर देगा राज्य के कानून को। तो इसमें चैप्टर 5 में वही है कि जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ गाइडेंस। अगर कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म कैसे रन होगा, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज वगैरह क्या उसकी गाइडलाइंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है इशू करती रहेगी। सबसे बात ये है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस कानून ने बचा लिया है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है विच इज इन गुड फेथ लेकिन किसी का नुकसान हो गया। तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी कोर्ट में लेके नहीं जा सकता। इसके अलावा जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस इज हियर बाय रिपील्ड, वो उन्होंने खत्म कर दिया है इस कानून के बाद, क्योंकि ऑर्डिनेंस पास किया गया था 5 जून 2020 को, और ये 24 सितंबर को जब ये एक्ट पास हुआ तो फिर उस ऑर्डिनेंस की कोई मतलब नहीं रहा। तो अगर इसमें सार में अगर हम बात करें इस कानून का, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट, तो वो सार अगर हम देखें तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, वो यही है कि एक किसानों को एक नए ऑप्शंस दिए गए हैं अपनी फसल को एपीएमसी मंडी से बाहर जाके बेचने का। जहां प्राइस ज्यादा मिलेगा वहां बेच सकता है। ट्रेडर्स जिसके पास पैन नंबर है कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है किसान के साथ। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है और हैवी पेनल्टीज आर ऑन द बायर विद लिमिटेड पेनल्टीज ऑन द फार्मर। इस तरह की जो है व्यवस्था की गई है इन कानूनों में। ओके, अब बात आती है दूसरे कानून की, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। फार्मर्स को सशक्तिकरण, फार्मर्स को शक्ति प्रदान करना और उनकी सुरक्षा करना। किसके ऊपर? प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज के ऊपर। फार्मर्स को एम्पावर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, किसके ऊपर? प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज के ऊपर। इसलिए कानून बनाया गया। ये भी 24 सितंबर 2020 को पास किया गया था। इससे संबंधित जो ऑर्डिनेंस था वो रिपील कर लिया गया, मतलब उसको विड्रॉ कर लिया गया आफ्टर 24 सितंबर 2020। तो इस एक्ट को अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जिसके बारे में आप बहुत सुन रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से आपको लग रहा है कि भाई फार्मिंग तो है, फार्मिंग के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है। अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पार्टीज भी होंगी, सब कुछ होगा। तो इसमें होता क्या है, एक इसको हम बंद कर देते हैं। This is an act to provide a national framework on farming agreements that protects and empowers इसको farmers को to engage with agri-business firms
ऐसी फर्म जो कि जिनका बिजनेस एग्रीकल्चर का बिजनेस है, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और लार्ज रिटेलर्स फॉर फार्म सर्विसेज एंड सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस एट अ म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। तो किसानों को एक मौका दिया गया है कि वो बड़ी-बड़ी फर्म के साथ जुड़ सकें, बड़े-बड़े होलसेलर्स के साथ जुड़ सकें, बड़े-बड़े एक्सपोर्टर्स के साथ जुड़ सकें, एक एग्रीमेंट बना के और उस एग्रीमेंट के हिसाब से फार्मिंग करें और जो भी जब एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हो सकता है कि उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिले। ओके। तो इसमें ये जो सेक्शन है, इसमें सब डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म, ये हमने देखा। फार्म सर्विसेज की अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे तो फार्म सर्विसेज, ये जो फार्म सर्विसेज है बेसिकली क्या है, सप्लाई ऑफ सीड, बीज प्रदान करना, फीड, फॉडर, एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीजों की सप्लाई करना, कंसल्टेंसी बाय द साइंटिस्ट, नॉन केमिकल एग्रो इनपुट्स। तो इस तरह की जो फार्म सर्विसेज जो देना है किसान को, ये फार्म सर्विसेज के ये वो वाली फार्म सर्विसेज है कि भाई बीज, अच्छा बीज चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए, अच्छे केमिकल्स चाहिए, अच्छे पेस्टिसाइड्स चाहिए, अच्छी कंसल्टेंसी चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो बीच-बीच में आके फसल को देख सके, उसकी क्वालिटी चेक कर सके। तो इस तरह की फार्म सर्विसेज को प्रोवाइड करना टू द फार्मर्स, ये एक्ट एंश्योर करता है। ओके। इसमें एक बहुत अच्छी टर्म है, वो है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर, यहाँ पे स्पॉन्सर का मीनिंग है जो व्यक्ति या जो फर्म, जो इंडिविजुअल, जो पर्सन किसान की फसल को या किसान के प्रोड्यूस को खरीदेगा, उसको बोलेंगे स्पॉन्सर। अ पर्सन, एक पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी a partnership firm, it may be a company, it may be LLP, it may be a cooperative society, it may be a society, it may be a group of persons। तो ये सब चीजें हो सकती है। तो मोटा मोटा अगर ऊपर से अगर एक बार फिर से देखें तो इसमें this act is a this act has been provided for a national framework on farming agreements that protects and empowers farmers to engage with agribusiness firms, processors, wholesalers, exporters और large retailers for farm services। 5 जून 2020 को इट केम इनटू फोर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस। और ये जो एक्ट बना था, जो ये हुआ था 24 सितंबर 2020 को इसका एनफोर्समेंट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका एनफोर्समेंट 5 जून 2020 को हो चुका था इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है, कंपनी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म सिस्टम क्या है, फार्म सर्विसेज के बारे में जैसे बताया, सप्लाई ऑफ सीड, फीड, फॉडर, एग्रोकेमिकल्स, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, एडवाइस, एडवाइस मतलब कंसल्टेंसी, नॉन केमिकल एग्रो इनपुट्स एंड सच अदर इनपुट्स फॉर फार्मिंग, जो भी फार्मिंग के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा फार्मिंग एग्रीमेंट के बारे में बात बताएं, जिसमें एक पार्टी होगी फार्मर, एक होगा स्पॉन्सर, या फिर फार्मर स्पॉन्सर का कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। वो थर्ड पार्टी क्या हो सकती है, prior to the production or rearing of any farming produce to a predetermined quality in which the sponsor agrees to purchase such farming produce from the farmer and to provide farm services। फार्मिंग एग्रीमेंट क्या हो सकता है, एक फार्मर और स्पॉन्सर के बीच में एक एग्रीमेंट है, इसमें फार्मर जो है खेती करेगा, फार्मर प्रोड्यूस, जो खेती से जो उपज आएगी वो प्रोड्यूस करेगा, और जो स्पॉन्सर है उस फसल को खरीदेगा एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट, और जो खेती करने के लिए जो जो सर्विसेज चाहिए, जो हमने यहाँ पे बात किया था, वो स्पॉन्सर सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। और ये जो एग्रीमेंट है, इट कैन बी बिटवीन द फार्मर एंड द स्पॉन्सर, और फार्मर स्पॉन्सर थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें तो वो कंसल्टेंट हो सकता है, जो कि अपनी फीस लेगा कंसल्टेंसी की। ठीक। फार्मिंग प्रोड्यूस हम बार बार बात कर रहे हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, फूड स्टफ्स, एडिबल ऑयल सीड्स, ऑयल, ऑयल काइंड्स ऑफ सीरियल्स, अनाज हो सकते हैं, व्हीट, राइस और अदर कोर्स ग्रेन्स वगैरह,
ये सब फार्मिंग प्रोड्यूस हो गए। बाकी डेफिनेशंस में कुछ है नहीं, स्पॉन्सर्स के बारे में बताया। दूसरा होता है फार्मिंग एग्रीमेंट एंड इट्स पीरियड। एक एग्रीमेंट किया जिसमें फार्मर और एक स्पॉन्सर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसमें कंटेंट्स डाल दिए हम लोगों ने, कौन सी फसल बोएगा, क्या क्वालिटी की होगी, क्या प्राइस होगा उसका, कब डिलीवर करेगा, वो सब कुछ डाल दिया। ये एग्रीमेंट जो है इसका जो मैक्सिमम पीरियड हो सकता है, इट कैन बी अप टू 5 years, या फिर मिनिमम जो पीरियड होगा वो होगा इसका, मिनिमम जो पीरियड होगा इसका वो होगा एक। तो ये जो इसका जो मिनिमम पीरियड रहेगा, जो एक एक क्रॉप का जो पीरियड होता है वो 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है। वो क्रॉप का पीरियड, एक फसल का पीरियड, और मैक्सिमम 5 साल। लेकिन अगर एक फसल को होने में 5 साल से ऊपर का समय लगता है तो उस केस में तो जो ऊपर का समय 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, वो फार्मर और स्पॉन्सर का जो बीच में एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से वो लोग इसका पीरियड रख सकते हैं। तो इसमें क्या लगा, इफ फार्मर में एंटर इनटू अ रिटर्न एग्रीमेंट। अच्छा, एक चीज और है, ये जो एग्रीमेंट होगा यहाँ पे स्पेशली लिखा गया रिटर्न एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वर्बल भी होते हैं, बाय वे ऑफ एक्सप्रेशन भी होते हैं, नॉट रिड्यूस्ड इन राइटिंग। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो राइटिंग में ही होगा, कोई वर्बल एग्रीमेंट नहीं होगा। ओके, उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई ऑफ सच प्रोड्यूस इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ सप्लाई, कब सप्लाई होगी, उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है, जो भी सप्लाई होगा उसका ग्रेड क्या रहने वाला है, स्टैंडर्ड क्या रहने वाले हैं, प्राइस एंड सच अदर मैटर्स, प्रोवाइडेड दैट द रिस्पांसिबिलिटी फॉर कम। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर कोई फसल किसान बो रहा है, मान लीजिए एक अफीम की खेती करने के लिए बोला गया, हालांकि इस पे रेगुलेशंस हैं सरकार के, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होगी कि उसकी लीगल कंप्लायंस किसान को लाके दे, किसान की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कल को अगर कुछ पेनल्टी लगती है या फिर कल को कुछ अगर पिनल पिनल प्रोविजन आते हैं तो किसान के ऊपर नहीं आएंगे, ये किसके ऊपर आएंगे, स्पॉन्सर के ऊपर आएंगे। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज रिमेन्स विद स्पॉन्सर, नॉट विद द फार्मर। एक होता है नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू बाय अ फार्मर अंडर दिस सेक्शन इन डिरोगेशन ऑफ एनी राइट्स ऑफ शेयर प्रॉपर्टी। कोई भी किसान या स्पॉन्सर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगा जिससे कि जो शेयर प्रॉपर है उसके राइट्स को के साथ कुछ गड़बड़ हो। मतलब उसके राइट्स जो है सेफ रहने चाहिए, उसके राइट्स जो है प्रोटेक्ट रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल शेयर प्रॉपर क्या रहता है, एक occupier of a farmland who formally or informally agrees to give fixed share of crop or to pay fixed amount to the landowner for growing or rearing a farm produce। मान लीजिए मेरी जमीन है, मैंने किसान को बोला कि ठीक है आप इस पे अपनी फसल उगा लीजिए, इस एवज में मुझे फसल का 10% हिस्सा है तो मुझे देगा, या हो सकता है उसके एवज में पैसा दे। तो वो जो 10% एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी किसान और स्पॉन्सर के बीच में, वो 10% मेरा ही रहेगा। तो मेरे राइट्स को डिरोगेट कोई नहीं कर सकता। तो मेरा मतलब शेयर प्रॉपर के राइट्स को डिरोगेट कोई नहीं कर सकता, कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता इसके अंदर। जो मिनिमम पीरियड ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी फॉर वन क्रॉप सीजन और वन प्रोडक्शन साइकिल ऑफ लाइफ स्टॉक, और जो मैक्सिमम पीरियड रहेगा 5 साल रहेगा। मतलब एक क्रॉप सीजन मिनिमम, जैसे गन्ने का है, आज हमने बोया 3 या 4 महीने के बाद गन्ना जो निकाल दिया उसका कितना एग्रीमेंट होगा, काम खत्म। और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक रह सकता है। लेकिन जहाँ पे जो प्रोडक्शन साइकिल है अगर एक 5 साल से ज्यादा है तो उस केस में फार्म म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द फार्मर एंड द स्पॉन्सर, म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं और एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द फार्मिंग एग्रीमेंट। उनको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि जो प्रोडक्शन साइकिल है फार्मिंग प्रोड्यूस की, इसकी 5 साल से अधिक है, इसलिए इसको जो है 5 साल से अधिक का को करना पड़ रहा है। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा फार्मिंग एग्रीमेंट में। इसके अलावा
प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है इसके अंदर? प्राइसिंग मैकेनिज्म में क्या है, जब भी स्पॉन्सर और फार्मर के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है और एक प्राइस डिसाइड हो रहा है, तो उसमें 2 तरह की संभावनाएँ हो सकती हैं। पहला ये, एक फिक्स प्राइस, दूसरा ये कि एक फिक्स प्राइस तो है, प्लस एक बोनस और प्रीमियम के रूप में भी कुछ स्पॉन्सर फार्मर को देगा। वो क्या हो सकता है कि कोई मान लीजिए फसल आज ₹40 किलो है। मान लीजिए आलू जो है ₹40 किलो के हिसाब से उसने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन जब आलू की पैदावार हुई, आलू का जब एक्चुअल में सीज़न आया, उस वक़्त प्राइस मान लीजिए हो गया ₹80 किलो। तो एक किसान को एक फैसिलिटी दी हुई है कि वो इस तरह का प्राइस करे, एक मिनिमम प्राइस तो गारंटी कर ले वो। उसके बाद अगर प्राइस अगर बढ़ता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो वो उसको उसका भी फ़ायदा उठा सके इन द फॉर्म ऑफ बोनस और प्रीमियम। हो सकता है वो बोलेगा कि ठीक है ₹40 का डिफरेंस है, 20% दे देता हूँ मैं आपको। लेकिन इसमें एक फ़ायदा किसान का हो रहा है। मान लीजिए वो ₹40 की बजाय उसका भाव 40 से करके ₹30 रह गया, तो वो एग्रीमेंट में प्राइस कम नहीं कर सकता किसी भी हालत में। बढ़ा तो सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता। तो नुकसान किसका है? स्पॉन्सर का। किसान फिर भी सेफ है, राइट? अगर मान लीजिए फार्मिंग गेट पर डिलीवरी लेनी है, फार्म गेट मतलब खेत पर ही डिलीवरी लेनी है, तो स्पॉन्सर को एक विदिन ही हैज़ टू टेक सच डिलीवरी विदिन द एग्रीड टाइम। अगर वो बोलता है कि भाई जिस दिन फसल तूने काट ली मुझे 3 दिन के अंदर ले लूँगा, तो उसको 3 दिन में उसको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लिया तो फिर क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगा। So it shall be the responsibility of the sponsor to ensure that all the preparations for the timely acceptance of such delivery have been made. Ultimate responsibility lies with the sponsor only. इसके अलावा जो सेक्शन ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, sponsor may before accepting the delivery of any farming produce inspect the quality or any other feature of such produce as prescribed in the farming agreement. Otherwise, he shall be deemed to have inspected the produce and shall have no right to retract from acceptance of such produce at the time of its delivery or thereafter. इसमें प्रोविजन क्या किया गया? स्पॉन्सर का ये एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जब फसल जब बोई जा रही है या पैदावार की जा रही है, उसका जो प्रोडक्शन साइकिल है, उसके बीच में जा जाके क्वालिटी को चेक करे। अगर क्वालिटी नहीं आ रही है तो फार्मर को वो सर्विस प्रोवाइड करे कि उस तरह की क्वालिटी आए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि उसने क्वालिटी को चेक किया, बाद में वो ऐसा कोई राइट क्लेम नहीं करेगा अगेंस्ट द फार्मर कि उसने ऐसा चेक नहीं किया और ये क्वालिटी जो है बराबर क्वालिटी की नहीं है इसका प्रोड्यूस, राइट? इसके बाद क्या है? इसमें क्या होता है कि स्पॉन्सर जो है, एक चीज और है, जो एग्रीड अमाउंट है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ही वो उसको करना है। स्पॉन्सर जो है अगर आपकी डिलीवरी ले रहा है फार्मर से, तो उस दिन ही उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, अगर कुछ प्रोसीजरल डिले है, फॉर एग्जांपल उसको चेक देना है या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है और पता पड़ा कि शाम को उसने डिलीवरी ली 6 तारीख को, अगले दिन जो है सैटरडे है, संडे है, बंद हो गया, मंडे को होली है, बैंक बंद है। तो अगर प्रोसीजर डिले हो सकते हैं, तो उस प्रोसीजर डिले में क्या मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज का डिले अलाउड है। और इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में डिलीवरी के बाद किसान को स्पॉन्सर किसान को पेमेंट देनी ही पड़ेगी स्पॉन्सर के द्वारा। अगर ऐसा नहीं देगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ये वायलेट करेगा, फिर उसकी अलग से पेनल्टीज है। एक ये है सेक्शन नंबर 8, स्पॉन्सर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट्स और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशंस ऑन द फार्मर्स लैंड और प्रीमाइसेस। आजकल एक बहुत हल्ला हुआ था कि भाई किसानों की जमीन चली जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो। इस एक्ट में क्लियरली लिखा गया है कि स्पॉन्सर जो है ओनरशिप राइट बिल्कुल भी क्लेम नहीं करेगा, उसको पूरा प्रोहिबिट है। अगर वो कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर किसान के खेत में बना रहा है और वो जरूरी है, तो जब उसकी डिलीवरी लेगा तो उस परमानेंट स्ट्रक्चर को हटाने की जिम्मेदारी भी स्पॉन्सर की है। उसको जो खर्चा आएगा वो स्पॉन्सर ही भरेगा, किसान नहीं भरेगा।
लेकिन अगर किसान को लगता है कि वो जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको आगे काम आएगा, तो वो उसकी रिक्वेस्ट पे स्पॉन्सर छोड़ सकता है उसको। तो जस्ट मैं इसको पढ़ लेते हैं। नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल, लीज एंड मॉर्गेज ऑफ द लैंड और प्रीमाइसेस ऑफ द फार्मर। अगर है तो एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा। रेजिंग एनी परमानेंट स्ट्रक्चर और मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन ऑन द लैंड or premises of the farmer unless the sponsor agrees to remove such structure or to restore the land to its original condition। कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, लेकिन अगर ये जरूरी है और फार्मर एग्री करता है तो एक ही कंडीशन पे परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएगा कि उसको हटाएगा, उसको जो हटाने का खर्चा होगा, परमानेंट स्ट्रक्चर को हटाने का जो खर्चा होगा वो स्पॉन्सर बियर करेगा और लैंड को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाके ही किसान को देगा। Provided that where such structure is not removed as agreed by the sponsor, the ownership of such structure shall vest with the farmer after conclusion of the agreement। अगर किसान को लगता है कि वो स्ट्रक्चर उसके फायदे का है, तो वो स्पॉन्सर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज इसको रिमूव मत करो, और स्पॉन्सर एग्री हो जाता है, तो उसके बाद जो उसके ओनरशिप राइट्स हैं वो किसान को चले जाएंगे। उसका स्पॉन्सर का उसके ऊपर कोई छक नहीं रहने वाला। तीसरा सेक्शन 9 जो बोलता है अ फार्मिंग एग्रीमेंट मे बी लिंक्ड विद इंश्योरेंस और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अंडर एनी स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर टू एंश्योर रिस्क मिटिगेशन एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू फार्मर और स्पॉन्सर और बोथ। जैसे बात करते हैं ना हम लोग स्टेजेस पर, मान लीजिए एक फसल पैदा करनी है, उसका लाइफ साइकिल 1 साल है। एग्रीमेंट में थर्ड एक बैंक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को भी पार्टी बनाया जा सकता है कि ये स्टेज पे इतना इतना पैसा रिलीज करेगा। इंश्योरेंस कंपनी को भी पार्टी बनाया जा सकता है कि इन केस समथिंग गोज रॉन्ग देन इंश्योरेंस कंपनी विल आल्सो पे दिस, राइट। मतलब इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं उसी फार्मिंग एग्रीमेंट के हिसाब से। एक फार्मिंग एग्रीमेंट बना बिटवीन स्पॉन्सर एंड द फार्मर। उस एग्रीमेंट का मान लीजिए वैल्यू है लेट से 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया इंश्योर कराने के लिए जो भी किस्त रहेगी उसकी, जो भी ये क्या नाम है प्रीमियम रहेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को भर दिया जाएगा स्पॉन्सर के द्वारा, और फिर वो जो है वो अपनी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर कर लेगा स्पॉन्सर। दूसरा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इसमें पार्टी बना सकते हैं, जिसमें अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर स्पॉन्सर का पैसा रहे तो स्पॉन्सर को पैसा देगी, डायरेक्ट फार्मर को डायरेक्ट फार्मर को पैसा दे देगी, जो भी स्टेज के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं, और फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर उसको एग्री करता है। तो इसके अलावा इसमें एक एग्रीगेटर टर्म यूज किया गया है। एग्रीगेटर क्या होता है कि सभी को इकट्ठा करने वाला, मींस एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ who acts as an intermediary between a farmer or a group of farmers and a sponsor and provides aggregation related services to both farmers and sponsors। अब क्या होता है कि किसान भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% लोग एग्रीकल्चर के बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब स्पॉन्सर जो है कितने किसानों के पास जाएगा, तो बीच में एक टर्म आया एग्रीगेटर। वो एग्रीगेटर का काम है कि किसानों और स्पॉन्सर के बीच में कड़ी इंटरमीडिएट बनना, एक कड़ी बनना। वो एग्रीगेटर को भी he may be a part of farming agreement। तो क्या लिखा, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एन एग्रीगेटर और अ फार्म सर्विस प्रोवाइडर may become a party to the farming agreement, and in such case the role and services of such aggregator or farm service provider shall be explicitly mentioned in the such farming agreement। अब जो एग्रीगेटर का जो रोल है, किस पर्पस के लिए हम लोग ले रहे हैं, हो सकता है वो उसके अंदर अपना कमीशन तय कर ले, हो सकता है कि ये में एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द फार्मर। भाई एग्रीगेटर जो है, फार्मर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, एग्रीगेटर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझता है चीजों को, समझता है, तो फार्मर के बिहाफ पे स्पॉन्सर से बात कर सके, उसके वजह वो अपना फीस ले लेगा। या फिर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ जिसको बात करते हैं,
दे कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट। तो एग्रीगेटर और एफपीओस का रोल बहुत बहुत अच्छा है इसमें। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो चीज़ों को समझ सके, तो एग्रीगेटर और एफपीओस दे विल हेल्प द फार्मर्स इन एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद फिर वही है डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड, जैसे कि हमने पुराने एक्ट में बात की थी, इस वाले एक्ट में इन कॉमर्स फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट, ये पूरा वही है कि एग्रीमेंट में एक कॉन्सलेशन बोर्ड रहेगा। एग्रीमेंट के हिसाब से कॉन्सलेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा। कुछ अगर डिस्प्यूट आ रहा है तो वो डिस्प्यूट कॉन्सलेशन बोर्ड को जाएगा। कॉन्सलेशन बोर्ड एक डिसीजन देगा, अगर वो डिसीजन मान्य है तो वेल एंड गुड, अगर वो डिसीजन मान्य नहीं है, if it is not accepted by any of the parties, or sorry all parties, then that dispute will go to the SDM। SDM को अगेन मामले की सुनवाई करनी पड़ेगी, 30 दिन में निपटारा करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद अगर जो भी डिसीजन आएगा तो दोनों पार्टी को या तो मान्य होगा, या फिर किसी भी एक पार्टी को अगर मान्य नहीं है तो अपील में जा सकते हैं वो कलेक्टर के पास, और कलेक्टर भी जो है इसको 30 दिन में निपटारा करेगा। इसके बाद इसकी कोई सुनवाई नहीं, जो फाइनल कलेक्टर का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन रहने वाला है। तो पहले कॉन्सुलेशन बोर्ड में गया, वहां पे नहीं सुलझा तो एसडीएम के पास गया, वहां पे नहीं सुलझा तो अपील में कलेक्टर के पास गया, फिर एडिशनल कलेक्टर के पास गया। एडिशनल कलेक्टर इज एम्पावर्ड बाय द कलेक्टर फॉर सच काइंड ऑफ हियरिंग। तो दिस इज मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके अलावा एक चीज है, नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज अगेंस्ट फार्मर्स लैंड। सेक्शन 15 जो नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू in pursuance of an order passed under that section shall be initiated against the agricultural land of the farmer। अगर स्पॉन्सर ने एक दावा किया कि भाई फार्मर को उसको पैसा देना है, फार्मर हैज टू पे सम मनी टू द स्पॉन्सर, और उस इस डिस्प्यूट के टाइम पे अगर कुछ इस तरह की डिक्री आती है, क्या बोलते हैं, इस तरह का ऑर्डर आता है, सॉरी अवार्ड, आर्बिट्रेशन रिकॉन्सिलिएशन एक्ट में बोलते हैं, इस तरह का जब अवार्ड आता है, उस अवार्ड के हिसाब से फार्मर को स्पॉन्सर को कुछ पैसा देना है, तो वो पैसा की जो रिकवरी है शैल नॉट बी अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द फार्मर। तो फार्मर की लैंड हमेशा सुरक्षित रहेगी, किसी और के अकॉर्डिंग किसी और से एडजस्ट कर सकते हैं, बट फार्मर की लैंड से कभी एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट। ओके, फिर मिसलिनियस है वही, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दिया गया है टू गिव डायरेक्शंस टू मेक टू फ्रेम रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम will frame rules for execution of these acts। The important thing is that no civil court shall have the jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any dispute which a subdivisional authority or the appellate authority is empowered by or under this act to decide, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act or any rules made thereunder। कहने का मतलब ये है कि सिविल कोर्ट का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। आप एसडीएम के डिसीजन के खिलाफ सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, कलेक्टर के डिसीजन के खिलाफ सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, डायरेक्टली सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। ओवरराइडिंग इफेक्ट ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम बना रही है, स्टेट ने भी कोई नियम बनाया है, बट इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द स्टेट नियम, स्टेट लॉ, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है इट विल ओवरराइड द स्टेट लॉ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी हमेशा बनी रहेगी। दूसरा बात करते हैं एक्ट नॉट टू अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ये किसानों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो फार्मर्स एम्पावर्ड जो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, जब ये एक्ट बन गया, इसको एनफोर्स कर दिया, तो वो जो ऑर्डिनेंस था उसको रिपील कर दिया भारत सरकार ने, और जो भी अब यही कानून है इसके हिसाब से चलना है। एक तीसरा मेजर एक्ट जो अफेक्ट हुआ इस पूरा प्रोसेस में वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बेसिकली क्या है, ये एक्ट 1955 में बनाया गया था। इसके पीछे की
इसको बनाने की जो मंशा थी इसके पीछे, वो ये थी कि किसी को भी एसेंशियल कमोडिटीज़, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब अनाज हो गया, खाने-पीने की वस्तुएँ हो गई या कुछ और, जो कि एसेंशियल है फॉर आवर डेली लाइवलीहुड, डेली जीविका के लिए, कोई भी व्यक्ति उसका भंडारण नहीं कर सकता एक मात्रा के ऊपर। इससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ का स्टोरेज कर लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरेज कर लिया, तो उसके बाद उसने उसकी डिमांड सप्लाई रोक ली, आगे डिमांड आई, सप्लाई रोक के बैठा हुआ है तो प्राइसेज़ बढ़ेंगे तो फिर वो फिर डिमांड धीरे-धीरे सप्लाई धीरे-धीरे रिलीज़ करेगा, प्राइसेज़ और बढ़ेंगे। तो इस तरह की जो ब्लैक मार्केटिंग है, इसको रोकने के लिए बेसिकली एसेंशियल कमोडिटी टैक्स बनाया गया था। लेकिन इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक छोटा-सा परिवर्तन किया गया है, वो ये है, इधर से देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, the supply of such foodstuffs, including cereals, pulses, potato, onions, edible oilseeds and oils, as the central government may, by notification in the official gazette, specify, may be regulated only under extraordinary circumstances. मतलब जो अनाज हो गए, दालें हो गई, आलू हो गया, प्याज हो गया, एडिबल ऑयल सीड्स हो गए, ऑयल्स हो गए, इनका भंडारण जो बायर है, कोई व्यक्ति इनका भंडारण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इनको स्टोर कर सकता है अपना फैक्ट्री के अंदर, अपना अपना वेयर हाउस के अंदर। केवल 3 कंडीशंस हैं जहाँ पे वो उनका स्टोरेज नहीं कर सकता, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। अगर वो 3 कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाद भी अगर वो स्टोर कर रहा है एक मिनिमम क्वांटिटी के बाद, तो वो अपराधी माना जाएगा। वो 3 कंडीशंस क्या-क्या हैं? देश युद्ध की स्थिति में है, देश में अकाल है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज़, मतलब भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और चौथा है नेचुरल कैलामिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोविड चल रहा है, तो ये नेचुरल कैलामिटी होगी। बाढ़ आ गई, उस केस में नहीं कर सकते, प्राकृतिक आपदा इसको बोलते हैं। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज़ का मतलब ये है, ये जो अपने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें क्या हो गया, फल, सब्जियाँ, फूल, ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। अगर इनका दाम पिछले 1 साल में डबल हो गया है, तो वो उसका स्टॉक नहीं कर सकते। दूसरा है नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूडस्टफ्स, जो कि समय के साथ खराब नहीं होते। अगर उनका दाम 1 साल में डेढ़ गुना हो गया है, तो उसका स्टॉक नहीं कर सकते। जैसे अनाज, या फिर ये 1 साल की बात होगी, या फिर एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आलू आज ₹40 किलो है, लेकिन 1 साल पहले आलू का जो प्राइस था वो ₹20 किलो था या ₹20 किलो से कम था। क्योंकि 1 साल में इसका प्राइस लगभग डबल हो गया है। तो इस केस में गवर्नमेंट विल नॉट अलाउड टू डू स्टॉकिंग फॉर सच काइंड ऑफ प्रोड्यूस। अगर कोई करता है तो वो अपराध कर रहा है। या फिर अगर हम एग्रीगेट 5 साल में लें, पिछले एग्रीगेट हो सकता है कि एक 5 साल में एक बार ₹10 किलो होता है, फिर 15 हुआ, उसके बाद हो सकता है कि 17 हो गया हो, फिर 20 हो गया हो। उसका एग्रीगेट निकाल लो और उसका एग्रीगेट करने का पता पड़ा अचानक से एकदम डबल हो गया, ₹30 किलो हो गया, तो उस केस में भी नहीं कर सकता। तो ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब 1 साल पहले क्या था, या फिर एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स से कंपेयर करो, तो 100% राइज नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। और जो नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ्स है, वो 50% से ज़्यादा राइज नहीं करने चाहिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज कंडीशंस होगी हैं। इन केसेस में कोई भी व्यक्ति इनका भंडारण नहीं कर सकता। बाकी अपना जो क्षमता है वो भंडारण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मान लीजिए कोई एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है,
उसने चावल का उसकी जो कैपेसिटी है वो 5,000 या 5 टन डेली की कैपेसिटी है प्रोसेस करने की। तो उसको 100% चलाने के लिए अपनी 100% एफिशिएंसी अचीव करने के लिए 5,000 किलो चावल तो चाहिए डेली। तो 5,000 किलो तक का चावल का स्टॉक कर सकता है। अगर वो 6,000 करेगा, कैपेसिटी उसकी 5,000 है, तो वो अपराधी होगा। तो उसको 5,000 है, 5,000 से नीचे तक कर सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है? तो कहीं न कहीं लॉजिक है इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं है। तो ये सब नए कानून के बारे में है। तो अगर फिर से अगर देखा जाए तो 3 कानून हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटी एक्ट 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विसेज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी टैक्स। लेफ्ट साइड में इसके फायदे हैं, राइट साइड में कुछ संदेह है, कुछ नुकसान है और सरकार को चाहिए कि इन जो राइट साइड में लिखे हुए हैं, किसानों को समझाए, इनका रास्ता निकाले कि ये चीज़ें नहीं होंगी, तो शायद कुछ बात बन जाए। खत्म करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि एपीएमसी चालू क्यों हुआ था? एपीएमसी स्टार्ट होने के पीछे रीज़न क्या था कि एक पहले क्या होता था, किसानों के पास इतना पैसा होता नहीं था। बेचारे के पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, खेती का तो छोड़ो आप। तो क्या करता था, बड़े-बड़े साहूकार लोगों से उधार लेके खेती करते थे। अब साहूकार क्या करते थे कि भाई खाली कागज पे से फ़िल्मों में होता है, खाली कागज पे अंगूठा लगवाया, जो मन में आया वो लिख लिया। उसके बाद देखा कि भाई किसान की जो है, खेती बड़ी अच्छी होगी। तो जिस दिन वो खेती अपनी काट रहा होता है, आगे बेच रहा होता है, वहाँ जाके खेत पे खड़ा हो जाता है। बोलता है कि भाई इसके हिसाब से आप मुझे, भाई तूने इतना पैसा लिया था, इतना ब्याज था, भाई ब्याज मिला के मूल मिला के इतना पैसा हो गया, या तो इतना पैसा दे या फिर फसल दे उसकी। तो उस केस में बेचारे किसान के पास कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है भाई पैसा है नहीं, कैश है नहीं, तू फसल ही ले जा। तो वो फसल ले लिया करता था। तो बेसिकली उसने क्या किया, फसल उसको बेच दी। तो इस तरह से क्या है, किसानों का शोषण बहुत होता था। इसलिए एपीएमसी एक्ट लेकर आए गए थे कि उसमें ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली किसान से उसकी फसल नहीं खरीदेगा। किस खरीदेगा तो एपीएमसी मंडी में ही खरीदेगा। जो एजेंट्स हैं, कमीशन एजेंट्स, उनके माध्यम से ही खरीदेगा। अब वो जो खरीदेगा तो उनको कमीशन एजेंट बनना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो रजिस्टर्ड होंगे। एक रिलायबिलिटी बनेगी कि जो आदमी माल खरीद रहा है वो रिलायबल है कि नहीं है, उसको पे विश्वास करें कि नहीं करें, सही आदमी है कि नहीं। इसलिए एपीएमसी एक्ट लेके आया गया था। उसकी मंशा बहुत एकदम साफ थी, किसानों को एक्सप्लॉइटेशन होने से बचाने के लिए। और जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी की तो कानून पहले भी नहीं था, कानून आज भी नहीं है। गवर्नमेंट क्या है कि नोटिफिकेशन के हिसाब से एमएसपी जो है चालू ऊपर या नीचे करती है। तो सरकार आज भी कह रही है कि भाई नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट है या आगे आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट रहेगी, नोटिफिकेशन के हिसाब से वेरी करती रहेगी। तो एमएसपी पे कोई कानून पहले भी नहीं था और आज हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, आज के किसान जो डिमांड कर रहे हैं, वो पता नहीं क्यों डिमांड कर रहे हैं। जो चीज़ पहले नहीं थी, अभी क्यों डिमांड कर रहा है उसके लिए? नोटिफिकेशन तो आता ही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी सच्चाई ये है, भारत का शायद 6% किसान ही एमएसपी पे अपना माल बेच पाता है। बाकी सब एमएसपी से नीचे बेच पाते हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ द फ्लॉज़ इंटू द एपीएमसी एक्ट। बहुत शोषण करने वाले हैं। ये कमीशन एजेंट्स ही बहुत शोषण करते हैं। 6% किसान ही हैं जिनको एमएसपी पे अपनी फसल बेचने का मौका मिलता है। बाकी लोगों को नहीं मिलता। वो बेचारे क्या करें? मंडी में जाएँगे तो शोषण होगा, बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो सरकार ने उनको बाहर जाने का एक ऑप्शन दे दिया है। अगर उसकी फसल नहीं बिक रही है तो भाई मंडी में जाके बेच देगा एमएसपी पे। क्या दिक्कत है? एक दूसरा डिमांड है कि भाई जो एमएसपी की गारंटी दे दो। अरे भाई, एमएसपी की गारंटी कोई कैसे दे सकता है? मैं एक बायर हूँ, मुझे किसान की फसल खरीदनी है।
मुझे सरकार कैसे बाध्य कर सकती है कि इस प्राइस से नीचे मैं उसकी फसल नहीं खरीद सकता। हाँ, किसान के पास एक राइट है कि एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे वो मुझे फसल नहीं देगा। लेकिन मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता ना। अगर किसान बेचने को तैयार है, मैं खरीदने को तैयार हूँ, एग्रीमेंट इज़ देयर। तो एमएसपी की गारंटी देना, नहीं देना मुझे लगता नहीं है कुछ इससे होने वाला है। एपीएमसी गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, वहाँ पे सरकार जो चाहे वो कर सकती है। बट एमएसपी की गारंटी देना बहुत मुश्किल है। तीसरा जुडिशियल सिस्टम का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी के कानूनों में नहीं है। इसको करने के लिए नहीं तो क्या होगा ना कि जो एसडीएम हो गया, कलेक्टर हो गया, सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार बोलेगी वो ऐसा फैसला कर देंगे। ठीक? तो यही सब था, काफ़ी लंबा हो गया। चलिए, थैंक यू।